हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मानसी। को पर्सनली कौन है जानना चाहते हो तो पूरा लेक्चर ध्यान से देखना। एंड इससे पहले जॉइंट हिंदू फैमिली पे बनाया हुआ प्रीवियस लेक्चर जरूर देख के आना, नहीं तो बहुत बातें समझ नहीं आएंगी। आगे बढ़ते हैं। को पर्सनली कौन कौन होता है? जॉइंट एयरशिप, इससे याद रखना। देखो, हर जॉइंट जॉइंट फैमिली में जब एक प्रॉपर्टी होती है तो हम उसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं, हमने पहले पढ़ा था। अब इसमें जो है सिर्फ अकेले एक इंसान का राइट नहीं होता है, कई सारे लोग होते हैं जिनका उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे हक होता है, जो खानदानी प्रॉपर्टी है। ठीक है, याद रखना प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है। इंडिविजुअल जो आपने अपने पैसे से कमाई है, और एंसेस्ट्रल जो आपको अपने पिताजी दादाजी से मिलती चली आ रही है। कोपार्सनरी एंसेस्ट्रल के केस में होता है। ठीक है, कोपार्सनरी refers to a person who has the capacity to assume a legal right in his ancestral property by birth। आप उस घर में पैदा हुए, आपका अपने आप उस प्रॉपर्टी में एक इंटरेस्ट बन गया। ये यूनिटी होती है टाइटल की, पोजीशन की और इंटरेस्ट की। ठीक है, इट इज प्योरली अ क्रिएशन ऑफ लॉ, किसी एक्ट के थ्रू क्रिएट नहीं हो सकती सिवाय अडॉप्शन के। आप किसी से अग्रीमेंट करके या ऐसा कुछ करके किसी को पार्टनर नहीं बना सकते। इकलौता तरीका जहां एक्शन इन्वॉल्व होता है वो है अडॉप्शन, जिस केस में कोई किसी एक्शन के थ्रू को पार्टनर बन सकता है। कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से ही आता है। हिंदू कोपार्सनरी इज अ मच नैरोअर बॉडी देन जॉइंट हिंदू फैमिली, उसके अंडर आती है। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली के उस जॉइंट हिंदू फैमिली का हर मेंबर कोपार्सनरी का पार्ट नहीं होता है। 4 जनरेशन तक ये होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली में कोई लिमिट नहीं है, बट ये 4 जनरेशन तक ही होता है। जैसे कि जो फादर है उनका बेटा, पोता पर पोता है, 4 जनरेशन तक, इंक्लूडिंग दी वन जो लास्ट होल्डर है। ठीक है, 4 डिग्री रूल क्या कहता है? सो लॉन्ग एज वन इज नॉट रिमूव्ड by more than 4 degrees from last holder of property, one will be a co-parsonery। तो बेसिकली मान लो एक जॉइंट फैमिली को हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, ये 8 जनरेशन हमें दिख रही हैं, अभी ये लास्ट होल्डर है जमीन के, तो ये 4 लोग को पार्सनरी में आएंगे। जॉइंट फैमिली का पार्ट सब है, पर को पार्सनरी में 4 लोग आएंगे। जैसे एक की डेथ हो गई, वो बाहर हो गए, ये लास्ट होल्डर बन गए, तो B C D E ये चारों आएंगे। FGH अभी भी नहीं है को पार्सनरी का पार्ट। बी की भी डेथ हो गई तो C D E F हो जाएंगे। सिमिलरली ऐसे ही चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट होल्डर कौन होता है? सीनियर मोस्ट लिविंग लीनियल मेल एंसेस्टर मोस्टली। देखो, लॉस कोडिफाई होने से पहले क्या होता था? मिताक्षर स्कूल और दयाभाग स्कूल था, हम इनके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। कोपार्सनरी में शॉर्ट में देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोपार्सनरी यहाँ पे बर्थ के थ्रू होती है। आप पैदा हुए हो घर में तो आपका इंटरेस्ट बन गया है, सर्वाइवरशिप के डॉक्ट्राइन होती है यहाँ पे। एंड यहाँ पे फादर की डेथ के बाद ही राइट बनता है। प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें तो यहाँ आपका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में बर्थ से बन जाता है, यहाँ पे इनहेरिटेंस के थ्रू मिलता है, वही जैसे हमने पहले बोला। पार्टीशन की बात करें, यहाँ पे को पार्टनर किसी भी टाइम पार्टीशन मांग सकता है। आपके पिताजी हैं, जिंदा हैं, पर आप बंटवारा मांग सकते हो। यहाँ पे सिर्फ को पार्टनर की डेथ के बाद होता है। राइट टू एलिनेट प्रॉपर्टी, एलिनेट मतलब प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर देना, किसी को दे देना, कुछ डिसीजन लेना, इस तरीके का। मिताक्षर स्कूल में क्या होता है? लिमिटेड होता है, क्योंकि जॉइंट प्रॉपर्टी है, सबका हक है उस पर। पर दयाभाग स्कूल में हर मेंबर को राइट है अपना स्पेसिफिक शेयर एलिनेट करने का। नेचर, मिताक्षर स्कूल थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स माना जाता है और ये ऑल ओवर इंडिया चलता है एक्सेप्ट बंगाल एंड असम। दयाभाग स्कूल बंगाल एंड असम में होता है, थोड़ा सा रिफॉर्म्ड माना जाता है। शॉर्ट में हिस्ट्री देख लेते हैं सक्सेशन लॉस की। देखो, को पार्सनरी का कॉन्सेप्ट जो है हिंदू जूरिस्प्रूडेंस से ही आया था। पहले हमेशा मेल ओरिएंटेड होना होता था। हमारे पुराने कस्टम में भी था कि पिताजी की प्रॉपर्टी है, पिताजी के बाद उनके बेटे को मिलेगी, फिर उनके बेटे को मिलेगी। औरतों का कहीं कोई खास रोल नहीं था, ना माँ का, ना बीवी का, ना बेटी का, किसी का कोई खास रोल नहीं था। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट आने के पहले कस्टमरी लॉज होते थे, सबके अपने अपने लॉज थे। हर एरिया, हर कास्ट, हर धर्म के अपने अपने, धर्म नहीं बट हर एरिया, हर कास्ट, हर रीजन के अपने अपने नियम थे, और सब वेरी करते थे। पहला जो एक ढंग का लॉ आया था वो था हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एक्ट 1929, इंडिपेंडेंस से पहले। इसमें 3 फीमेल हेयर्स को राइट दिया गया था इनहेरिट करने का। फिर हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 आया। उसने ओनरशिप राइट दिए वुमेन को कि वो भी ओनर हो सकती हैं जमीन की। एंड मेजर चेंज लाए थे कस्टमरी लॉज में। प्रॉपर एक्ट जो इंडिपेंडेंस के बाद आया वो था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसने क्या किया? डॉटर्स को लीगल एयर बना दिया अपने फादर का। तो अपने पापा के आप जो है लीगल एयर, प्रॉपर उनके वंशज जो बोलते हैं, बन सकते हो। इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ अ शेयर ऑफ फादर्स प्रॉपर्टी, फादर की प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस का राइट है, आपका भी एक शेयर होगा उसमें। एंसेस्ट्रल अभी भी लीगली सिर्फ बेटे इनहेरिट कर सकते थे। तो आपके पापा के पास 2 तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है, इंडिविजुअल या फिर एंसेस्ट्रल। इंडिविजुअल वो है जो उन्होंने अपने पैसे से कमाई है। ठीक है, तो इंडिविजुअल में डॉटर का शेयर होगा, बट एंसेस्ट्रल में सिर्फ बेटे का होगा, उसी के पास जाएगी। तो ये अभी भी जेंडर के हिसाब से ये लॉ सही नहीं था। फिर 2005 में अमेंडमेंट आया जिसने डॉटर को भी राइट दिया कि वो को पार्सनरी बन सकती है, यानी बेटी का भी एंसेस्ट्रल जमीन में हक होगा। और उन्होंने ये भी राइट दिया कि बेटी खुद भी कर्ता हो सकती है घर की, लाइक भी हेड हो सकती है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। को-पार्सनरी जॉइंट हेयरशिप हम समझ चुके हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी अभी बात की, 2 तरीके की होती है, तो सेल्फ एक्वायर्ड होगी, आपने खुद कमाई है, तो वो को-पार्सनरी का पार्ट नहीं है। जैसे एक को-पार्सनरी में 2 भाई हैं, तो आपके चाचा जी ने खुद से अपने पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो वो को-पार्सनरी का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि वो एंसेस्ट्रल नहीं, वो उनकी अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी है, ठीक है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है, वो को-पार्सनरी का पार्ट होती है, उसमें सबके शेयर्स बनते हैं, जो भी को-पार्सनर्स होते हैं। कम्युनल इंटरेस्ट एंड ओनरशिप की अगर आपके पास ऐसी कोई जमीन है, को-पार्सनरी प्रॉपर्टी है, तो वो आप उसके अकेले ओनर नहीं हो, 4 लोग हमने बात किए थे, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, उनका भी राइट एक्वायर होता है बाय बर्थ इन दिस प्रॉपर्टी, मिताक्षर स्कूल में। विमेन की बात करें तो पहले जो विमेन थी, यहाँ पे अभी भी हम डॉटर्स की ही बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। बहुओं का, मदर्स का, बेसिकली मदर भी उस घर की बहू ही है एक तरीके से, उनका अभी भी कोई राइट नहीं है। तो जो डॉटर्स की अगर बात करें तो पहले एज को उपासना उनका कोई राइट नहीं था। फिर अमेंडमेंट आया 2005 में, जिसने डॉटर्स को भी राइट दिया कि उनका इक्वल राइट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, वो भी अपने फादर से पार्टीशन डिमांड कर सकती हैं, कर्ता भी बन सकती हैं। हिंदू वाइफ अभी भी को पार्सनर नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। सिंगल पर्सन कैन नॉट फॉर्म अ को-पार्सनरी। देखो, इंटरजेनरेशनल रिलेशनशिप है, 2 जनरेशंस के बीच का रिश्ता है, तो एक से ज्यादा लोग का होना जरूरी है। 4 जनरेशन रूल हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसमें बेटियां आती हैं, बेटे आते हैं, वाइफ नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अनप्रिडिक्टेबल एंड फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट आपकी को-पार्सनरी प्रॉपर्टी में फिक्स नहीं होता है। कोई नया बच्चा पैदा हो गया तो आपका हिस्सा कम हो जाएगा, कोई मर गया तो उस हिसाब से भी चेंज होगा, राइट? तो आपका इंटरेस्ट फ्लक्चुएट करता रहता है विद बर्थ एंड डेथ इन दी फैमिली। इलेजिटिमेट सन, अगर कोई नाजायज बेटा है तो उसके केस में क्या है? देखो, यहाँ पे केस भी है, तो ये थोड़ा ध्यान से सुनना। नॉर्मली लॉ क्या कहता है? इलेजिटिमेट सन इज नॉट अ को पार्टनर, वो पार्टीशन नहीं मांग सकता, मतलब अगर फादर जिंदा है तो वो जाके बंटवारा नहीं मांग सकता, और ना वो को पार्टनर है, ठीक है? तो यानी उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी कोई राइट नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट में ऑल्दो हमने पढ़ा था, और यहाँ पे अभी सक्सेशन में भी पढ़ोगे, फादर की जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, खुद की कमाई हुई, उसमें इलेजिटिमेट सन का हिस्सा बनता है, बट एंसेस्ट्रल में को-पार्सनरी की तरह नहीं बनता है, ठीक है? बट उसका राइट है कि उसे मेंटेन किया जा सकता है उस जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी से। मेंटेनेंस हम पीछे पढ़ चुके हैं, आप जाके ध्यान से सुन लेना। केस क्या हुआ है, रिसेंटली एक केस आया, रेवन्य सिद्धप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन, 2003 में, ये 2023, सॉरी, दिस इज 2023, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। ये पढ़ लेना वर्ड बाय वर्ड, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। उन्होंने बोला कि हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट, इन एक्ट्स के बीच में हार्मनी लाना जरूरी है, इनको सेम लेवल पे संतुलन लाना जरूरी है। क्या हुआ कि हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 16 जो है, लेजिटिमेसी की बात करता है कि कौन लेजिटिमेट है, कौन इलेजिटिमेट है, ठीक। देखो, ये एक जज ने भी वर्डिक्ट में बोला था कि आपका रिश्ता नाजायज हो सकता है, बच्चा नाजायज नहीं होता है, बच्चे की कोई गलती नहीं थी, राइट? तो उन्होंने सिंपली ये कहा कि वहां पे आप उस बच्चे को लेजिटिमेसी दे रहे हो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर, कि अगर वो एक वॉइड शादी से भी पैदा हुआ है, वॉइडेबल से भी हुआ है, तो भी लेजिटिमेट है, एक्सेट्रा। बट जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो उसको वो राइट नहीं दे रहे हो, तो ये तो कुछ बात नहीं बनी दोनों के बीच में। तो फिलहाल इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि जब एक बार पेरेंट का शेयर असर्टेन हो जाए प्रॉपर्टी में, बेसिकली यहाँ पे देखो, ये दादाजी थे, ये पेरेंट है, इनके 2 लेजिटिमेट बच्चे हैं, और ये इलेजिटिमेट बेटा है। दादाजी की डेथ हुई, पूरी प्रॉपर्टी, लेट्स अज्यूम, पूरी प्रॉपर्टी में से इतना हिस्सा पापा को मिला। हिस्सा जैसे ही तय हो गया कि ये पापा का हिस्सा है, जैसे ही क्लियर हुआ कि इतना हिस्सा इस आदमी का है, अब इस हिस्से में से इसे मिलना चाहिए, ऐसा जजमेंट में बोला गया है। पहले क्या था, पापा की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो थी, उसमें इसका हिस्सा होगा, इनका भी होगा, ठीक है, तीनों का हिस्सा था। बट जो एंसेस्ट्रल थी, जो दादाजी से आई थी, उसमें जो भी हिस्सा बन रहा है वो सिर्फ लेजिटिमेट बच्चों को मिलता था, इलेजिटिमेट को कुछ नहीं मिलता था। यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि जैसे ही ये तय हो जाए कि फादर का शेयर कितना बन रहा है, तो उसमें से इलेजिटिमेट बच्चे को भी मिलना चाहिए। फर्स्ट स्टेप, असर्टेन शेयर ऑफ पेरेंट इन को-पार्सनरी प्रॉपर्टी। सेकंड स्टेप, वंस असर्टेन, ऑल चिल्ड्रन, चाहे वो वॉइड मैरिज से हो चाहे वॉइडेबल से हो, दे वुड बी एंटाइटल्ड टू अ शेयर इन को-पार्सनरी प्रॉपर्टी। अब ये ना बहुत सारे डोर्स खोल देगा आगे के लिए, लेट्स सी कि क्या रिफॉर्म्स होते हैं, एंड वील स्टे अपडेटेड ऑन दैट। इंसेन पर्सन की बात करें तो अगर कोई पागल हो गया है, कोई इंसेनिटी है उसको, तो टेम्परली उसके राइट सस्पेंड हो जाते हैं, तो वो पार्टीशन उस टाइम नहीं मांग सकता। रिकवर हो जाता है तो वापस नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ, पर अगर उस बीच पार्टीशन होता है तो उसको उसका शेयर अलॉट होगा, आप उसका शेयर उससे नहीं छीन सकते, ठीक है? ऐसा नहीं कि पागल है बोल के उसको हिस्सा ही नहीं दिया। एक्सक्लूजन फ्रॉम को-पार्सनरी, किस केस में कोई इंसान को-पार्सनरी का मेंबर नहीं रहता है? कन्वर्जन, अगर वो अपना रिलीजन चेंज कर लेता है। रिनाउंसमेंट, अगर वो समाज रिनाउंस करके, सोसाइटी सोसाइटी रिनाउंस करके संन्यास ले लेता है। गेट्स मैरिड टू अ नॉन हिंदू अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, किसी गैर हिंदू से शादी कर लोगे अगर, हिंदू अकॉर्डिंग टू द लॉ बाय द वे, ठीक है?
पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, आपने पार्टीशन करा लिया, अपना हिस्सा अलग करा लिया, तो आप को पर्सनरी के बाहर हो ही गए ऑलरेडी। एंड रिनंसिएशन ऑफ राइट्स, किसी ने खुद से अपनी मर्जी से अपना हिस्सा छोड़ दिया कि मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, रख लो तुम लोग आपस में बांट लो। 3 भाई हैं, एक ने बोल दिया मुझे नहीं चाहिए, तो 2 भाई आपस में बांट लो, तो उसने अपना हिस्सा खुद ही छोड़ दिया। कोपार्सनरी वर्सेस जॉइंट हिंदू फैमिली में बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, एक बार देख लो। कोपार्सनरी में आपका राइट बाय बर्थ होता है, जब आप पैदा होते हो आपका हक बन जाता है। जॉइंट फैमिली में ऐसा जरूरी नहीं है, जॉइंट फैमिली का हिस्सा आप शादी करके भी बनते हो, ठीक है। कोपार्सनरी में राइट टू पार्टीशन होता है, आप पार्टीशन मांग सकते हो, यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं कि आप पार्टीशन मांगोगे। और जॉइंट ओनरशिप होती है कोपार्सनरी में, यहाँ पे लिमिटेड होती है। कोपार्सनरी में डॉटर्स इंक्लूडेड होती हैं, अब जॉइंट फैमिली में तो ऑब्वियसली पार्ट होती हैं। जॉइंट फैमिली में मदर और वाइफ भी होते हैं, पर वो लोग को पार्टनर्स नहीं होते हैं। और जॉइंट फैमिली में कितनी जनरेशन होंगी इसकी कोई लिमिट नहीं होती, यहाँ पे 4 होती हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग दी को पार्टनर। और यहाँ पे जो है को पार्टनरी एंड्स विद द डेथ ऑफ द लास्ट को पार्टनर, जैसे ही लास्ट को पार्टनर की डेथ होगी को पार्टनरी खत्म हो जाती है। पर यहाँ ऐसा नहीं है, कर्ता की डेथ के बाद भी फैमिली चलती रहती है। लेट्स वेरी क्विकली रिवाइज, हमने आज क्या क्या पढ़ा। को पार्टनरी राइट देती है इनहेरिट करने का एंड मैनेज करने का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अपने ओरिजिनल एंसेस्टर की, उनके डिसेंडेंट्स को। फैमिली की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डिवाइड होती है अमंग मेल एंड फीमेल मेंबर्स, पहले सिर्फ मेल्स थे, 2005 के अमेंडमेंट के बाद बेटियां भी आ गई। 4 जनरेशन तक होता है, 1 2 3 4, उसके बाहर वाले अभी बाहर रखे जाते हैं, जब इनकी डेथ होती है तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी होती है, यानी आपकी इंडिविजुअल पर्सनल प्रॉपर्टीज का पार्ट नहीं होती है। सिर्फ मेल्स इंक्लूडेड होते थे पहले, 2005 के बाद बेटियां भी इंक्लूडेड है। बेटियां हैं, सारी औरतें नहीं है, बहुएं भी नहीं है। इलेजिटिमेट सन को पार्टनर नहीं होता है, बट 2023 में एक वर्डिक्ट आया, हम वो डिस्कस कर चुके हैं पीछे। कम्युनल इंटरेस्ट एंड ओनरशिप, कि अगर आपका अकेले का इंटरेस्ट नहीं है एज को पार्टनर्स, और लोग का भी इंटरेस्ट है उस जमीन में, ठीक है। 4 जनरेशन रूल, यही जो अभी यहाँ पढ़ा था। इंटरेस्ट बाय बर्थ, आप पैदा होते हो, आपका इंटरेस्ट अपने आप उसमें आपका एक हिस्सा अपने आप बन जाता है, ठीक है। रूल ऑफ सर्वाइवरशिप, कि आपका जो हिस्सा होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, अनप्रिडिक्टेबल एंड फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट इससे रिलेटेड ही है। जो सर्वाइव कर रहा है उस हिसाब से, और जो जिनकी डेथ हो रही है उस हिसाब से शेयर चेंज होते रहते हैं। फिर कोपार्टनर विद इन अ कोपार्टनर, एक के अंदर एक भी हो सकते हैं, कि कोई हिस्सा कोई 2 में डिवाइड किया गया उस हिसाब से बन सकते हैं। एक्सक्लूजन फ्रॉम कोपार्सनरी, एक्सक्लूजन आप किस केस में हो सकता है, कन्वर्जन, रिनाउंसमेंट, नॉन हिंदू से शादी अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, एंड आपने अपना राइट खुद रिनाउंसिएट कर दिया। कोपार्सनरी और जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ बाय बर्थ राइट होता है, यहाँ ऐसा नहीं है, शादी करके भी आते हो। यहाँ राइट टू पार्टीशन है, यहाँ जॉइंट ओनरशिप है या नहीं है। यहाँ डॉटर्स इंक्लूडेड है, ऑब्वियसली यहाँ तो है। यहाँ पे मदर और वाइफ इंक्लूडेड नहीं है, वो जॉइंट फैमिली का लेकिन पार्ट होती हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ पे 4 जनरेशन तक लिमिटेड है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे डेथ ऑफ लास्ट कोपार्टनर से कोपार्टनरी खत्म हो जाती है, जबकि यहाँ पे डेथ ऑफ कर्ता से फैमिली खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो हमने अपने कोपार्टनर पढ़ लिया है, अब हम अगले लेक्चर में राइट्स ऑफ कोपार्टनर पढ़ेंगे, जरूर देखना। और उसको देखने के लिए इंश्योर करना कि आपने जॉइंट हिंदू फैमिली का लेक्चर और ये लेक्चर ध्यान से देखा हो। आगे चल के हम सक्सेशन पढ़ने वाले हैं, ये लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो सक्सेशन नहीं समझ में आएगा, और वो थोड़ा सा टेक्निकल है। समझोगे सब समझ में आएगा, बट अगर बैकग्राउंड क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। सो मेक श्योर आप जॉइंट हिंदू फैमिली, कोपार्सनरी, पार्टीशन, ये लेक्चर्स देखने के बाद सक्सेशन देखो, ताकि आपको बहुत क्लियरली समझ में आए। स्टे ट्यून्ड, बाय।